तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ओथ ऑफ द फैलन के एपिसोड 01 के साथ हाजिर हूं। तो गाइस इसकी 15 एपिसोड्स अपलोड करूंगा और 15वीं एपिसोड के ऊपर व्यूज और लाइक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। तो हमारी ये सारी स्टोरी जो है वो पैंग क्लैन के इर्द गिर्द घूमने वाली है, जहां पर पैंग फैमिली के बारे में बताया जाता है कि नॉर्दर्न पैंग फैमिली जो है एक बहुत ही महान फैमिली थी, जहां पर पैंग फैमिली का जो लीडर होता है वो अपनी आगे आने वाली जनरेशंस के लिए वहां पर बहुत कुछ छोड़कर जाता है, क्योंकि पैंग फैमिली में जितने भी जनरेशन जितने भी उनके बच्चे होते हैं वो सारे आपस में कम्पीट करते हैं और एक दूसरे से फाइट करके गद्दी के लिए फाइट करते हैं और उसके बाद उनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वही गद्दी के ऊपर बैठने के लायक होता है। यहीं पर पैंग फैमिली के पैंग ब्रदर्स के बीच में एक नाजायज आ जाता है, जो कि यहाँ पर पैंग फैमिली का हिस्सा नहीं होता, लेकिन पैंग फैमिली का पैट्रियार्च उसे पैंग फैमिली का हिस्सा बना देता है। तो उसको यहाँ पर पैंग जीजुक का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर वो एक बहुत ही खास एक्सपेंशन टीम का हिस्सा होता है जिसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया गया होता है और उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि वो एक फाइट करने के लिए आए होते हैं जहां पर वो बुरी हालत में होता है और कहता है क्या यहाँ पर पूरी की पूरी एक्सपेंशन टीम मर चुकी है और क्या मैं यहाँ पर अकेला जिंदा बचा हूँ। तो वाकई में वहां पर अकेला ही जिंदा बचा होता है और बाकी के सभी उसके साथी वहां पर मर चुके होते हैं। तो वो कहता है कि क्या मैं भी यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो उसके सामने जो बंदा खड़ा होता है वो उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है अकेले जिंदा रहना, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ अकेले यहाँ पर बचे और तुम्हारे बाकी के सभी साथी मर चुके हैं। तो जीजुक जो होता है वो उसकी तलवार को पीछे की तरफ झटकता है, अपनी तलवार उठाकर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने यहाँ पर हमारे साथियों को मारा है। तो अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है। तो उसी के साथ उसे कहता है कि अब बस भी करो। तुम्हारी फैमिली के पैंग डायुक ने पहले से यहाँ पर हमारे हेडक्वार्टर्स में एक लेटर भिजवाया था जिसमें उसने कहा था कि वो सरेंडर करना चाहते हैं और सरेंडर के बदले में हम लोगों ने एक्सपेंशन टीम की डिमांड की थी और उसने यहाँ पर तुम्हारी लोकेशन के बारे में बताया था। तो ये बात सुनने के बाद कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, पैंग डायुक ऐसा क्यों करेगा, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही वो दूसरा जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है और उसका एक बाजू काट देता है। तो हमारा हीरो जो होता है उसका एक बाजू कट जाता है और वहीं पर बैठकर वो जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है। तो मैगी उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, जबकि तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो, तो मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। ये बात वाकई में सच है कि पैंग डायुक ने यहाँ पर तुम्हारी टीम को बेचा है। एक्सपेंशन टीम की लोकेशन के बारे में उसी ने हमें यहाँ पर बताया था और यहाँ पर रिजल्ट्स देख लो, तुम सभी लोग अब यहाँ पर मरने वाले हो। तो ये बात सुनते ही हमारा जो पैंग ह्यूक होता है वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो कमीना यहाँ पर हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर साथ ही वहां पर मैगी से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा अपसेट होगे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि अभी तक पैंग फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होगी। उस कमीने डायुक को क्या लगा था कि वो हमारे सामने सरेंडर करेगा या फिर हमारे साथ कोई डील करेगा तो हम उसे जिंदा छोड़ देंगे। अभी तक वो कमीना पैंग डायुक अपने घर में उसकी पैंग फैमिली के अंदर उसे भी मार दिया गया होगा। अगर मैंने यहाँ पर आज तुम्हें भी मार दिया तो तुम्हारे मरने के बाद पूरी का पूरा पैंग फैमिली का नाम खत्म हो जाएगा, यानी कि तुम पैंग फैमिली के आखिरी वारिस बचे और तुम यहाँ पर मर गए तो पैंग फैमिली का नाम खत्म होने वाला है। क्या अब तुम्हें इस बात का पछतावा हो रहा है कि तुम इतने सालों तक पैंग फैमिली के साथ वफादार रहे, लेकिन पैंग फैमिली के लोगों ने यहाँ पर तुम्हें बेच दिया। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे कॉमरेड्स यहाँ पर सारे लोग मारे गए, वो भी सिर्फ और सिर्फ पैंग फैमिली के उस कमीने यंग मास्टर की वजह से। और अब यहाँ पर तुम भी मरने वाले हो, तुम्हें पैंग फैमिली का नाम लेना ही नहीं चाहिए था। जबकि इसी के साथ ही हमारा पैंग जियोक उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मुझे मार भी डालोगे तब भी यहाँ पर मैं बदला लेने के लिए रीइंकार्नेट हूंगा और उसके बाद तुम्हें ढूंढूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। तो मागी उसे कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर रीइंकार्नेट हो सकते हो और तुम यहाँ पर आकर मुझसे बदला लोगे। और वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी आंखें बहुत सा पसंद है, तुम्हारी आंखें जिनके अंदर नफरत और गुस्सा है, जो यहाँ पर बिल्कुल भी शेक नहीं करती। काश यहाँ पर तुम दोबारा से रीइंकार्नेट हो और मैं फिर से तुम्हें एक बार मार सकूं। और इसी के साथ उसे कहता है लेकिन अफसोस कि यहाँ पर ऐसा सिर्फ और सिर्फ मानवा सीरीज में ही होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चाहे तुम यहाँ पर कितनी नफरत के साथ मेरी तरफ क्यों ना देख लो, क्योंकि आज यहाँ पर तुम मरने वाले हो और यहाँ पर पैंग फैमिली का किस्सा यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो जीजुक उसे कहता है कि तो इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर मुझे मार कर ही रहोगे, लेकिन कुछ भी हो जाए माग्यू, मैं यहाँ पर अपना बदला लूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी पैंग फैमिली को दोबारा से रिवाइव करूंगा। और इसी के साथ ही माग्यू जो होता है अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है और कहता है कि बस करो, अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारी बहुत बातें सुन ली। और इसी के साथ ही माग्यू जब अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है और उसे कहता है कि यहाँ पर कोई भी तुम्हें रिवाइव नहीं करने वाला और ना ही तुम यहाँ पर दोबारा रिवाइव होने वाले हो। और इसी के साथ ही वहां पर उसकी बॉडी के अंदर तलवार दंसाकर वो बाहर खींचता है और उसे कहता है गुड बाय। तो यहीं पर दिखाता है कि पैंग जीजुक जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और वो उनसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंस गई थी, एक बाजू कट चुका है, ब्लीडिंग की वजह से वो खुद ही यहाँ पर मर जाएगा। तो जीजुक वहां पर लेटे लेटे अभी जिंदा ही होता है और सोच रहा होता है कि मुझे लगता
है कि मुझे ये सब कुछ पहले से पता था, क्योंकि जब पहली बार मैं जहाँ पर इस फैमिली का हिस्सा बना था, मास्टर ने मुझे एक्सेप्ट किया था और मुझे जहाँ पर पेंग का नाम दिया था, उसी वक्त मैं समझ गया था, क्योंकि डायुक मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता, वो इस बात से बहुत ज्यादा जलता था क्योंकि मेरे स्किल्स उसके स्किल्स से बहुत ज्यादा बेहतर थे और उसे इस बात का डर था कहीं उसका फादर उसकी जगह के पर मुझे गद्दी के पर ना बैठा दे। तुम्हारे पेंग जीजुक को वहां पर मरने से पहले इस बात का पछतावा हो रहा होता है और वो कहता है कि काश यहाँ पर मैं पेंग फैमिली का नया मास्टर बना होता, काश यहाँ पर पेंग फैमिली मेरे हाथ में होती, मैं यहाँ पर नया पैट्रियार्च होता और कमीने डायुक को मैंने ये सब कुछ करने से रोका होता, काश मैं जहाँ पर वक्त को वापस ले जा पाता, काश मैं जहाँ पर फिर से वहीं से शुरुआत कर पाता जहाँ पर पहली बार मैं पेंग फैमिली का हिस्सा बना था। तो आज यहाँ पर मेरे मास्टर, मेरे ब्रदर्स और यहाँ पर पेंग फैमिली के बाकी के सभी लोग जिंदा होते। तो वो मास्टर जो थे जिन्होंने उसे फैमिली में एक्सेप्ट किया था, वो एक अच्छा इंसान था इसी वजह से। और साथ ही रास्ते में उसने यानी कि अपनी जर्नी में उसने जितने भी दोस्तों को वहां पर देखा, जिनसे वो मिला, वो सारे के सारे साथियों को वहां पर याद करता है, क्योंकि ये एंड तक पहुंच चुके हैं और एंड तक जहां पर वो सारे के सारे लोग तो पहले मर चुके हैं। तो इसी वजह से वो सोच रहा था काश मैं जहां पर दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाऊं, काश वक्त पीछे पलट जाए और उसके बाद मैं सभी लोगों को मरने से बचा सकूं। जब वो वहां पर ये सब कुछ सोच रहा था, इसी के साथ ही वो कहता है काश मैं जहां पर अपनी आंखें खोल लूं, किसी तरीके से मेरी आंखें खुल जाए। और वहीं पर उसकी आंखें बंद होती है, लेकिन साथ उसे आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि यंग मास्टर प्लीज उठ जाए, यंग मास्टर प्लीज उठ जाए। तो जब वो सामने देखता है, उसके सामने उसके दो सर्वेंट्स होते हैं जो कि उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि यंग मास्टर उठ जाओ। तो वो कहता है कि ये मुझे यंग मास्टर्स क्यों कह रहे हैं। तो इसी के साथ वो उनसे कहता है कि शीशा लेकर आओ। तो जैसे ही वहां पर उसके लिए मिरर लाया जाता है, तो उस मिरर के अंदर अपना चेहरा देखता है। तो अपना चेहरा देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर रीइंकार्नेट तो हुआ है, लेकिन रीइंकार्नेट होकर अपनी बॉडी में नहीं, बल्कि वो पेंग फैमिली के थर्ड यंग मास्टर की बॉडी के अंदर आ जाता है। तो हमारा जीजुक यहाँ पर दोबारा से रिवाइव होने के बाद अपने सर्वेंट्स के साथ सबसे पहले वहां पर उनकी जो समाधि होती है वहां पर जाता है, जहां पर उन्हें कब्रें बना रखी होती हैं। और वहीं पर सबसे पहली कब्र जो उसे दिखाई देती है वो जीजू की होती है, यानी कि इसकी अपनी कब्र वहां पर बन चुकी होती है और वो पास में दोबारा रिवाइव हुआ है, जहां पर पास में वो मर चुका है। वो उसके ग्रेव के सामने बैठकर उसके ऊपर फूल रखता है, थोड़ी देर के लिए वहां पर बैठकर रोता है, फिर साथ उठकर खड़ा हो जाता है। तो उसके सर्वेंट से कहता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब लग रहा है, मुझे यहाँ पर याद नहीं आ रहा कि पास में यहाँ पर क्या हुआ, जीजुक यहाँ पर मरा कैसे, क्योंकि जीजुक तो मैं हूं और मैं यहाँ पर मरा कैसे, और मैं यहाँ पर इस यंग मास्टर की बॉडी के अंदर कैसे दोबारा से रीइंकार्नेट हो गया। मैं इस वक्त जिस यंग मास्टर की बॉडी के अंदर हूं उसका नाम पेंग यूसियोन है। मुझे जितना पास्ट याद है, पास में यहाँ पर मैं नहीं मरा था बल्कि यूसियोंग मरा था। यूसियोंग की ग्रेव यहाँ पर थी जिसके ऊपर अब मेरा नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यूसियोंग बच चुका है और यहाँ पर मैं मर चुका हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर मैं रिवाइव हो चुका हूँ। अपने सर्वेंट से कहता है कि ठीक है तुम मैं यहाँ पर ठीक हूँ, और साथ ही उन लोगों को साइड के ऊपर रहने का कहता है। फिर साथ ही वहां पर सोच रहा होता है अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या मैं दोबारा से यहाँ पर वही सब कुछ देखने वाला हूँ, मैं दोबारा से यहाँ पर वो सब कुछ यानी कि जो कुछ भी पेंग फैमिली के साथ हुआ, क्या मैं दोबारा से पेंग फैमिली को मरते हुए देखूंगा। जब किसी के साथ साइड के ऊपर से डायुक निकल कर आ जाता है और उसे कहता है कि देखो तो जरा मेरा छोटा भाई यहाँ पर क्या कर रहा है और तुम यहाँ पर किसकी ग्रेव के ऊपर आकर फूल रख रहे हो। तो यंग मास्टर पेंग डायुक अपने साथियों के साथ वहां पर आता है। तो माँ जीजुक उसे देखती बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये कमीना डायुक यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए आया है, लेकिन असल में यहाँ पर ये सब कुछ तो पास में है, उसी वजह से फिलहाल के लिए वो सब कुछ हुआ ही नहीं। और डायुक आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि छोटे भाई तुम अभी तक यहाँ पर रिकवर नहीं हुए और मुझे लगता है कि तुम्हें इस तरह से बाहर घूमना फिरना नहीं चाहिए और तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं लग रही। और साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम यहाँ पर इस घटिया लड़के की ग्रेव के ऊपर आए क्यों हो। तो ये बात सुनती माँ जीजुक जो होता है उसे एक झटका लगता है कि ये कमीना तो यहाँ पर खुलेआम यहाँ पर जीजुक से नफरत का इजहार कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारा जीसुक जो कि अब यहाँ पर यूसियोंग बन चुका है, वो स्ट्रॉन्ग बनने के बाद क्या यहाँ पर डायुक से गद्दी हासिल कर पाएगा क्या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, ओथ ऑफ द फैलन के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यंग मास्टर जीजुक जो है वो दोबारा से रिवाइव हो चुका है, अब यहाँ पर यूसियोंग की बॉडी के अंदर है जो कि थर्ड यंग मास्टर है। तो इसी के साथ ही फर्स्ट यंग मास्टर डायुक वहां पर आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस घटिया इंसान की ग्रेव के सामने क्या कर रहे हो और क्या तुम यहाँ पर इसके लिए फूल रख रहे हो। और इसी के साथ ही वहां पर उसे पास के ये सीन याद आते हैं जहां पर जीजुक बेचारे को डायुक बहुत ही बुरी तरह से पीटा करता था और उसे कहता था कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कचरा हो और तुम्हें यहाँ पर पेंग फैमिली का नाम तो मिल गया, लेकिन कभी सोचना मत कि तुम यहाँ पर पेंग फैमिली का हिस्सा बन पाओगे। तो डायुक आगे बढ़ता और कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बेकार इंसान था, मरने तक भी ये बेकार ही रहा, यानी कि कभी हमारी पेंग फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकता था। ये सिर्फ और सिर्फ पेंग फैमिली में एक पालतू कुत्ते की तरह था जिसे यहाँ पर अपने मास्टर के साथ वफादार रहना था, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी जिम्मेदारी भी ठीक तरह से पूरी नहीं कर पाया। और इसी के साथ ही वहां पर अपना पाँव उठाता है और उसकी ग्रेव के ऊपर रखे हुए फूल के ऊपर अपना पाँव मारता है और उस फूल को वहां पर मसल देता है और कहता है कि दोबारा कोई इसकी
मिलने के लिए यहाँ पर फूल लेकर नहीं आएगा। और साथ ही उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस लड़के के लिए पेंग नाम जो था वो सूट करता था, यानी कि इसका नाम जो था इसके साथ पेंग लगना ही नहीं चाहिए था। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन तुम यहाँ पर डिफरेंट हो क्योंकि तुम मेरे भाई हो और तुम यहाँ पर पेंग फैमिली के यंग मास्टर हो। लेकिन साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स जो है वो बहुत ही बुरी है और तुम यहाँ पर बचपन में ही अपनी मार्शल आर्ट्स को खो चुके थे, तुम डिसेबल्ड हो, इसी वजह से दोबारा यहाँ पर कभी भी इस तरह की कोई हरकत मत करना जिसकी वजह से तुम यहाँ पर हम भाइयों के कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच आ जाओ। यानी कि डायूक उसे साफ साफ कह रहा होता है कि अगर यहाँ पर कल को सक्सेशन वार होती है जिसमें हम यंग मास्टर्स आपस में एक दूसरे से फाइट करें तो उस वक्त इस बात से दूर रहना क्योंकि तुम एक कमजोर और डिसेबल्ड इंसान हो। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ और वहां पर से वो चला जाता है। आने से पहले वो यहाँ पर अपने छोटे भाई से कहकर जाता है कि काश यहाँ पर जीजू के साथ तुम भी मर जाते क्योंकि तुम भी उसी की तरह बिल्कुल कचरा हो। जीजुक जो कि अब यहाँ पर यूसियोंग है वो सोच रहा होता है जब मैं यहाँ पर जीजुक था तब मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ही क्वाल की बॉडी थी और मेरे पास यहाँ पर मार्शल आर्ट्स थी, यानी कि मैं एक जीनियस था और मैं अपनी मार्शल आर्ट्स के साथ बहुत ही आगे तक चला गया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं यूसियोंग की बॉडी की बात करूँ तो ये बेचारा क्रिपल है और उसके पास मार्शल आर्ट्स भी नहीं है और ना ही यहाँ पर ये ट्रेनिंग कर सकता है। फिर इसी के साथ ही हमारा जीजुक जो होता है यानी यूसियोंग जो होता है वो चलाकर उसे कहता है कि डायोंग मेरी बात को ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर से अब भागने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अकेले ही सक्सेशन वार का हिस्सा बन जाओगे और मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूंगा, बहुत ही जल्दी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूंगा। और उसके सर्वेंट्स जो होते हैं वो इस बात से काफी हैरान होते हैं कि ये मास्टर यूसियोंग को अचानक से क्या हो गया है, क्या ये सीरियसली यहाँ पर यंग मास्टर डायू को चैलेंज कर रहे हैं, क्या ये वाकई में बाकी के सभी यंग मास्टर्स को कन्फ्रंट कर पाएंगे। और इसी के साथ उसके सर्वेंट्स जो होते हैं उसके सामने सर झुकाते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर प्लीज हमें माफ करिएगा, लेकिन हम लोग बचपन से आपको देखते आ रहे हैं, आपके पास वो सब कुछ नहीं है जिससे कि आप बाकी के सभी यंग मास्टर्स के सामने खड़े हो सके, इसलिए प्लीज जब तक आपकी बॉडी हील नहीं हो जाती या आप मार्शल आर्ट सीख नहीं लेते तब तक आपको यहाँ पर इनके सामने बात नहीं करनी चाहिए। और साथ ही वहां पर यूचियोल सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यंग मास्टर यहाँ पर मार्शल आर्ट्स सीखने के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन ये मार्शल आर्ट्स बिल्कुल भी नहीं सीख सकते क्योंकि बचपन से इनकी बॉडी क्रिपल है, इसी वजह से ये मार्शल आर्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। तुम्हारा यूसियोंग उन लोगों से कहता है कि हाँ तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरी बॉडी फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा वीक है, मैं क्रिपल इंसान हूँ जो कि मार्शल आर्ट्स भी परफॉर्म नहीं कर सकता, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर अपने आप को डेंजर में नहीं डालूंगा, पहले मैं यहाँ पर अपने आप को कल्टीवेट करवाऊंगा, मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनूंगा, मार्शल आर्ट सीखूंगा, उसके बाद जब मैं यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ कि मैं यंग मास्टर डायू और बाकी के ब्रदर्स के सामने खड़ा हो सकूँ तभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे फॉलो करोगे, क्या तुम मेरा साथ दोगे। तो वो दोनों कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग यहाँ पर आपका साथ देंगे। इसी के साथ ही हमारा जीजुक कहता है तो आज के बाद से जीजुक मर चुका है, मैं यहाँ पर यूसियोंग हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पेंग यूसियोंग बनकर यहाँ पर वो सब कुछ हासिल करूंगा जो पिछली लाइफ में हासिल नहीं कर सका और उन सभी लोगों की जान बचाऊंगा जो लोग इस लंबी वार में मारे गए थे। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है यूसियोंग के रूम का दिखाया जाता है कि माँ यूसियोंग अपने रूम के अंदर जाकर बैठ जाता है, वहां पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा था और कहता है कि चलो सबसे पहले यहाँ पर अपनी नॉलेज को यूज करते हैं और देखते हैं कि आखिर इसकी बॉडी के अंदर ब्लॉकेज है कहाँ पर, आखिर कौन सी जगह के ऊपर ऐसी ब्लॉकेज है जिसकी वजह से ये क्रिपल अर्ज एनर्जी को यूज नहीं कर पाता। तो जैसे ही वहां पर अपनी एनर्जीज और अपनी पास की मेमोरीज को याद करके सारी की सारी टेक्निक्स को अप्लाई करता है, उसी के साथ से महसूस होता है कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा है जो कि उसकी एनर्जी को वहां पर ब्लॉक कर रहा है। तो वो कहता है यहाँ पर इसके ब्लॉकेज की जो मेन वजह है वो ये नहीं है कि इसकी बॉडी के अंदर कोई स्पेशल ब्लॉकेज है, बल्कि इसकी मेन वजह यह है कि ये एक कमजोर दिल के साथ पैदा हुआ था, इसे ब्लड और तलवारें बिल्कुल पसंद नहीं है और इन्हें देखकर इसे डर लगता है, जिसकी वजह से इसने अपनी सारी जिंदगी कभी तलवार को हाथ नहीं लगाया, ना ही यहाँ पर कभी मार्शल आर्ट या तलवारबाजी की प्रैक्टिस की है। यही वजह है कि ये यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर रह गया है और इसी वजह से इसने मार्शल आर्ट्स को परफॉर्म नहीं किया। और इसी के साथ ही हमारा सियोंग जो होता है वहां पर कहता है कि चलो यहाँ पर अब चेक करके देखते हैं। तो जैसे यूसियोंग वहां पर अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को महसूस करता है, उसे जबरदस्त एनर्जी का फ्लो महसूस होता है, यानी कि उसकी बॉडी क्रिपल नहीं थी और ना ही उसके अंदर कोई ब्लॉकेज थी, बस वो एक डर था जो कि पुराने यूसियोंग के अंदर था। तो जैसे वहां पर एनर्जी रिलीज होती है तो हमारा यूसियोंग कहता है कि इसका मतलब यह है कि मैं भी यहाँ पर एक महान कल्टीवेटर बन सकता हूँ। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि एक महीना गुजर जाता है और हमारा यूसियोंग डेली वहां पर प्रैक्टिस करता है, वो वहां पर डेली रनिंग करता है और जो भी डेली की एक्सरसाइज होती है वो सारी की सारी एक्सरसाइज कर रहा होता है। तो यूजुअल दूसरे सर्वेंट से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यंग मास्टर काफी हद तक बदल चुका है और यहाँ पर प्रैक्टिस करने से क्या उसे लगता है कि वो यहाँ पर एक कल्टीवेटर बन जाएगा। तो उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है क्योंकि यंग मास्टर पहले से बहुत हद तक बदल चुके हैं, पहले ये सिर्फ और सिर्फ एक डरपोक इंसान हुआ करता था, लेकिन अब जब ये बात करते हैं तो पता चलता है जैसे एक पेंग फैमिली का लीडर खड़ा हो। लेकिन मैं यहाँ पर इनको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि बहुत
बहुत ही जल्दी जो यहाँ पर यंग मास्टर्स का कंपटीशन होने वाला है, उस कंपटीशन में हिस्सा ले, क्योंकि मुझे लगता है ये कंपटीशन के लिए ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो सैंगचू कंपटीशन यहाँ पर होने वाला है, उस कंपटीशन में सारे यंग मास्टर्स एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे और उसी कंपटीशन की बेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगला सक्सेसर कौन बनेगा, यानी कि पैंग फैमिली का नया सक्सेसर कौन बनने वाला है। और जबकि हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यंग मास्टर यूसियोंग बाकी के सभी यंग मास्टर्स में से सबसे ज्यादा कमजोर है और सबसे यंगेस्ट है। इसकी मतलब यह है कि ये यहाँ पर एक महीना तो क्या यहाँ पर पूरा साल भी ट्रेनिंग कर लें तब भी यहाँ पर यंग मास्टर डायू की बराबरी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन में लाइब्रेरी का दिखाया जाता है कि हमारा यूसियोंग जो होता है वो यूचियोल को अपने साथ लेकर वहां पर लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या यंग मास्टर यूसियोंग यहाँ पर क्या कर रहा है। यंग मास्टर यूसियोंग अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी लाइब्रेरी में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ वही लोग आते हैं जो अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बुक्स लेने के लिए आते हैं या फिर उन्हें यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कोई मैनुअल चाहिए होता है। फिर इस लड़के का यहाँ पर क्या काम है, तो एक उसे कहता है मैंने सुना है कि इसने फिर से मार्शल आर्ट्स को सीखना शुरू कर दिया है। तो हमारा यूसियोंग जो होता है यूचियोल से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, जबकि मैं ऊपर जा रहा हूं, मैं 3rd फ्लोर तक जाऊंगा। तो वो कहता है जी यंग मास्टर, लेकिन साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये थर्ड फ्लोर के ऊपर कैसे जाएगा, क्योंकि 3rd फ्लोर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट और साथ ही यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट भी हों। अगर इसके पास मार्शल आर्ट्स नहीं है तो वो लोग इसे कभी भी ऊपर नहीं जाने देंगे। मुझे लगता है कि जल्दी से यहाँ पर गार्ड जो है इसे वापस भेज देंगे, क्योंकि इसने यहाँ पर अभी मार्शल आर्ट्स को सीखना शुरू किया है, इसका लेवल वैसा नहीं है। तो हमारा यूसियोंग जो होता है वो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जैसे ही वहां पर 3rd फ्लोर के एंट्रेंस पर पहुंचता है तो उसी के साथ ही वहां पर सोच रहा होता है पास में मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, पास में मुझे सिर्फ और सिर्फ 1st फ्लोर के ऊपर जाने की इजाजत थी, क्योंकि मैं इस फैमिली का नाजायज था, इसी वजह से मुझे फैमिली के ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी जहां पर सिर्फ और सिर्फ फैमिली के यंग मास्टर्स ही जा सकते थे। मेरी ख्वाहिश थी कि काश मैं ऊपर जा पाता और वहां पर से जाकर खास किस्म के मैनुअल्स या फिर फैमिली के सीक्रेट मैनुअल्स को देख पाता, लेकिन अब जबकि फाइनली मैं यहाँ पर यूसियोंग और इस फैमिली का यंग मास्टर हूँ तो फिर मैं ऊपर जा सकता हूँ और मेरे पास मार्शल आर्ट्स भी हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है इसी के साथ ही गार्ड्स उसके सामने अपने वेपन्स रखते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर आप आगे नहीं जा सकते, इससे आगे आप नहीं जा सकते, आपको वापस जाना होगा, क्योंकि इससे आगे सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। तो हमारा यूसियोंग कहता है कि देखो तो जरा ये सारा काम पैंग डायू का है, उसने मेरे पर पाबंदी लगाई है कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता। तो हमारा यूसियोंग उनसे कहता है क्या तुम लोग रास्ते से साइड के ऊपर हटोगे या फिर मुझे हटाना पड़ेगा, और साथ ही वहां पर उनके बालों को पकड़ता है। तो जैसे वो उनके बालों को पकड़ता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, तो वो गार्ड जो होते हैं अपने बाले छुड़वा नहीं पाते और वो कहता है कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, और साथ ही हमारा यूसियोंग जो होता है वहां पर उनको पुश करता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही जो होते हैं पीछे की तरफ गिर जाते हैं। दोनों गार्ड्स पीछे की तरफ गिर जाते हैं और हमारा यूसियोंग कहता है कि मैं जहां पर अब आगे बढ़ने वाला हूं और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर यंग मास्टर को रोकने की। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा यूसियोंग अंदर जाने के बाद कौन सी स्पेशल टेक्निक लेकर आएगा जिसे सबसे पहले वो मास्टर करेगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, ओथ ऑफ द फैलन के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यंग मास्टर यूसियोंग जो होता है वो 3rd फ्लोर के एंट्रेंस पर जाता है जहां पर गार्ड से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर प्रेशर डालता है जिसकी वजह से वो बेचारे पीछे गिर जाते हैं। और उसी के साथ यूसियोंग कहता है कि अब जबकि तुम लोग यहाँ पर मुझे रोक नहीं पाए तो इसका मतलब यह है कि मैं अंदर इंटर हो सकता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा यूसियोंग जो होता है वो अंदर चला जाता है। तो अंदर जाने के बाद वो मैनुअल्स को चेक करता है और कहता है देखो तो यहाँ पर काफी सारी कमाल की टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक जिसका नाम हीवनली थंडर टेक्निक होता है वो उसको उठाता है, फिर साथ ही वहां पर एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम माउंटेन किंग लाइन टेक्निक होता है। तो वो कहता है कि ये सारी की सारी टेक्निक जो है पैंग फैमिली की कमाल की टेक्निक है, जो मुझसे पहले यहाँ पर जितने भी मास्टर्स थे उन सभी लोगों ने मास्टर्स की हुई थी। तो हमारा यूसियोंग कहता है कि अगर मैं यहाँ पर पैंग फैमिली की सीक्रेट टेक्निक्स को मास्टर करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर माउंटेन किंग टेक्निक को मास्टर करना होगा, और सबसे पहले वही टेक्निक मुझे यहाँ पर सीखनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं यहाँ पर बाकी की सभी टेक्निक्स को मास्टर नहीं कर पाऊंगा। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर शुरुआत से किसी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मास्टर नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर पहले बेसिक्स को सीखना पड़ेगा, और बेसिक्स के लिए मैं यहाँ पर किंग ऑफ माउंटेन टेक्निक को बिल्कुल भी नहीं सीख पाऊंगा। इसके साथ ही हमारा यूसियोंग वहां पर से अपने लिए एक सीक्रेट बुक उठाता है और वहां पर से बाहर आ जाता है और कहता है कि यूचियोल मैं यहाँ पर नीचे आ रहा हूँ, मुझे अपने लिए टेक्निक मिल गई। और कुछ दिन के बाद का सीन दिखाता है, कुछ दिनों के बाद हमारा यूसियोंग जो होता है उस सीक्रेट टेक्निक को वहां पर मास्टर कर लेता है, अपने हाथ में तलवार पकड़ता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर इस टेक्निक को परफॉर्म करने वाला हूँ। जबकि यूचियोल वहां पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि यंग मास्टर वाकई में यहाँ पर तलवार के साथ प्रैक्टिस कर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि आज से पहले तो इसे तलवार से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जबकि हमारा यूसियोंग वहां पर सोच रहा होता है कि पहले तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान था कि क्या वाकई में यूसियोंग की बॉडी इस लायक है कि वो यहाँ पर तलवार के साथ प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन अब मैं यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ। अगर देखा जाए तो यूसियोंग की बॉडी जो है वो डायू की बॉडी से ज्यादा बेहतर है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि जिस तरह से इसकी बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो आ रहा था, मुझे लगता है कि ये एक महान मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है।
तो इसी के साथ ही यूसियोंग वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक जिसका नाम किंग ऑफ द माउंटेन होता है उसको वहां पर परफॉर्म करता है। तो वो तलवारबाजी की टेक्निक को परफॉर्म कर लेता है और यूजुअल भी इस बात से काफी हैरान होता है, कहता है कि यंग मास्टर ने ये कर लिया, यंग मास्टर ने तो यहाँ पे इस टेक्निक को मास्टर कर लिया, इसका मतलब यह है कि इसने बेसिक्स को सीख लिया तो बाकी सब कुछ भी सीख सकता है। और उसके बाद वहाँ यूसियोंग जो होता है वहां पर बाकी के सारे स्टेप्स को परफॉर्म करता है। वो वहां पर बड़ी आसानी के साथ वहां पर सारी स्पेशल टेक्निक्स जो होती है उनको परफॉर्म करता है। और उसकी स्पेशल टेक्निक जिसका नाम क्रेजी टाइगर नाइफ होता है उसको भी वहां पर यूज करता है और वहां पर जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। यूजुअल काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मास्टर आपने तो वाकई में यहाँ पर जो कर लिया है, आपको तो यहाँ पर मार्शल आर्ट्स भी ठीक से आती हैं। तो यूजुअल उसे कहता है लेकिन आपकी तलवारबाजी का स्टाइल मुझे थोड़ा सा अलग लगा। तो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर इस तलवारबाजी के स्टाइल को थोड़ा सा चेंज किया है और मैंने इसे एक नया नाम दिया है, इसको फिरोशियस ब्लडी स्वॉर्ड का नाम दिया है। तुम्हें ये नाम कैसा लगा? तो यूजुअल कहता है कि नाम तो वाकई में काफी ज्यादा दमदार है। और साथ ही वहां पर वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर दोबारा से इतना पावरफुल हो जाऊंगा कि मैग्यू को हरा सकूं। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि इस वक्त मैग्यू कहां पर होगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन मैग्यू का दिखाया जाता है कि मैग्यू जो होता है वो एक पेड़ के नीचे बड़े आराम से लेटा होता है और इसी के साथ ही वहां पर से एक बच्चा भागता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता और कहता है कि मैंने यहाँ पर काम पूरा कर दिया। तो उसे कहता है कि हाँ तुमने बहुत ही अच्छा काम किया साजे, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तो साजे उससे कहता है कि सावेंग क्या तुम यहाँ पर से वाकई में जाने वाले हो और तुम वापस कब आओगे? अगर तुम यहाँ पर पहले इतने दिनों के बाद वापस आए थे। सायोंग से कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा, मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ और वहां पर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं सभी रेस्टोरेंट्स का टेस्टी खाना जाकर चेक करना चाहता हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है कि कभी तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, फिलहाल के लिए जाओ जाकर रेस्ट करो। इसी के साथ ही साजे वहां पर से भागकर चला जाता है, उसे बाय बोलकर चला जाता है। जबकि उसके चले जाने के बाद वो कहता है कि मुझे यहाँ पर भूख लग भी गई है, चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। और सायोंग भी वहां पर से चल पड़ता है। जबकि वहीं पर पीछे बहुत सारी डेड बॉडीज को दिखाते हैं कि वहां पर उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है, या स्पेशली यहाँ पर ये कहे कि साजे ने यहाँ पर सभी लोगों को मारा होता है। नेक्स्ट सीन जो होता है यूसियोंग के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर यूसियोंग के लिए बहुत सारा खाना बनाया गया होता है। तो हमारा यूजुअल कहता है गावुल तुमने तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी इसमें लगा दी, इतना खाना बना दिया, आखिर जहाँ पर इतना खाना बनाने की क्या जरूरत थी? कि माँ यूसियोंग भी उसे कहता है गावुल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बर्थडे के ऊपर आज यहाँ पर इतना ज्यादा खाना बनाने के लिए, तुमने यहाँ पर सुबह से बहुत ज्यादा मेहनत की है और तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ याद था, तुम लोगों को यहाँ पर मेरी बर्थडे मनाने के लिए ये सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी। तो जबकि हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं तो एक फैमिली की तरह यहाँ पर खाना खाते हैं। तो गावुल से कहता है कि यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ करिएगा, लेकिन ये पहली बार है जब यहाँ पर आपकी बर्थडे में कोई भी नहीं आया, यानी कि फैमिली में से कोई भी यहाँ पर नहीं आया। पहले कम से कम आपके फादर यहाँ पर आया करते थे। और इसी के साथ ही वहाँ पर साइड के ऊपर से उसका सेकंड यंग ब्रदर जो होता है वो आ जाता है और कहता है कि देखो तो जरा तुम यहाँ पर अपनी बर्थडे मना रही हो और तुमने यहाँ पर मुझे बुलाया भी नहीं, और मैं यहाँ पर तुम्हारी बर्थडे पार्टी को कैसे भूल सकता हूँ? तो तुमने यहाँ पर मुझे बुलाया तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ मेरे छोटे भाई, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास गिफ्ट लेकर आ गया हूँ। और जैसे वो वहां पर पहुंचता है तो गावुल कहता है कि यंग मास्टर ये तो मुसीबत है, ये कमीना हर बार यहाँ पर आता है और आकर आपको टॉर्चर करता है, इसलिए प्लीज यहाँ पर आप इसकी बात मत सुनना। और इसी के साथ ही हमारा यूसियोंग जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मैं इसकी बात सुनूंगा और देखता हूँ कि आज यहाँ पर जो मेरे लिए क्या लेकर आया है। और जैसे ही वहां पर बाहर निकलता है तो उसका सेकंड ब्रदर जो होता है जिसका नाम सोयुक होता है वो उसे कहता है कि देखो तो तुम्हारा ब्रदर यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या लेकर आया है, आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेकर आया हूँ। हमारा यूसियोंग जो होता है वहां पर अपने रूम से बाहर निकलता है, बाहर आकर मेन हॉल में खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये कमीना यहाँ पर अपने थर्ड ब्रदर के साथ क्या कुछ करता था, क्योंकि यूसियोंग यहाँ पर इससे ज्यादा छोटा था, इसी वजह से वो यहाँ पर इसे हर वक्त बुली किया करता था, क्योंकि यहाँ पर डायुक और बाकी के ब्रदर्स जो थे वो इसे बुली करते थे और उसके बाद उनका सारा गुस्सा आकर वो यहाँ पर यूसियोंग के ऊपर निकालता था। और ये एक बहुत ही कमीना और घटिया इंसान है, इसे यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लगता है बाकी बड़ों से, इसी वजह से ये अपना गुस्सा मेरे ऊपर उतारा करता था, यानी यहाँ पर यूसियोंग के ऊपर उतारता था। और इसी के साथ ही यूसियोंग उसे कहता है कि थर्ड ब्रदर बताओ कि यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तो वो अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि छोटे भाई अब यहाँ पर ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी बर्थडे और तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट देने के लिए तो यहाँ पर आया हूँ, मैं बहुत ही खास गिफ्ट पैक करके तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। और साथ ही वो बॉक्स को खाली करता है उसके मुंह के ऊपर, जहाँ पर यूसियोंग के मुंह के ऊपर बहुत सारे कीड़े गिरते हैं। उसने उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे गंदे कीड़े डाल रखे होते हैं और उसे कहते हैं कि देखो तुम्हारा ब्रदर तुम्हारे लिए कितना कमाल का गिफ्ट लेकर आया है। और साथ ही वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम इसी लायक हो कचरे कहीं के, ये कचरा ही तुम्हारा गिफ्ट है। जबकि माँ यूसियोंग जो होता है वहां पर से एक सेंटीपीड को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हो, और साथ ही मुट्ठी बंद करके उस सेंटीपीड को वहीं पर हाथ में मार डालता है और उसे कहता है मुझे यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारा जैसा कमीना भाई जहाँ पर मेरी बर्थडे पार्टी को खराब करने के लिए, जहाँ पर इस तरह का जोक करने के लिए आया है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें मैच्योर हो जाना चाहिए, तुम्हें बड़ा हो जाना चाहिए और इस तरह के गंदे जोक्स बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए जिसमें तुम यहाँ पर मेरे लिए कीड़े लेकर आए हो। तो ये बात सुनते ही वहां पर सोयोक को झटका लगता है। तो पहले
तो वहां पर पहले तो वो हैरान होता है, फिर साथ ही वो गुस्सा आ जाता है, कहता है कमीने कहेंगे तुमने यहाँ पर क्या कहा, और साथ ही वो आगे बढ़ता है पंच मारने के लिए और कहता है कि लगता है कि तुम सब कुछ भूल गए हो, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें कितनी बुरी तरह से पीटा था और तुम वहां पर मुझसे अपनी जान की भीख मांग रहे थे, और आज यहाँ पर तुम मेरे सामने बात कर रहे हो कि मैं मैच्योर नहीं हूँ। जैसे वो आगे बढ़कर से पंच मारने लगता है, यूसियोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़ने के बाद से कहता है कि बस बहुत हो गया, अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं आज भी बिल्कुल वैसा ही। और इसी के साथ ही सोहाग वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर जो रूमर्स फैली हुई हैं कि ये मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहा है ये वाकई में सच है, और साथ ही वहां पर उसने अपनी तलवार भी लटका रखी होती है। तो सोहयोग उसे कहता है कि मैंने सुना था कि तुम तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अगर वाकई में तुम यहाँ पर मार्शल आर्ट सीख रहे हो तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करें, क्यों ना एक दूसरे से तलवारबाजी करके देखते हैं। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें 5 चांसेस दूंगा, तुम 5 बार मेरे पर अटैक कर सकते हो और देखता हूं कि तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ क्या कर पाते हो। तो मा यूसियोंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि इस कमीने को लगता है कि मैं यहाँ पर इससे हार जाऊंगा, लेकिन चलो खैर अच्छा ही है, मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए कोई लाइव बंदा चाहिए था और यहाँ पर इसके साथ प्रैक्टिस करने में कोई खर्च नहीं और वैसे भी इसे सबक भी तो सिखाना है। और वो अपनी तलवार निकाल लेता और कहता है कि हाँ बड़े भैया चलो फिर यहाँ पर एक बैट लगाते हैं, अगर यहाँ पर मैं जीता तो आज के बाद से कभी यहाँ पर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि आज के बाद से तुम मेरे ब्रदर नहीं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 03 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि दोनों की फाइट में यहाँ पर कौन जीतेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ओथ ऑफ द फैलन के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे यूसियोंग का बड़ा भाई जिसका नाम पेंग सोयुक होता है, सोयुक वहां पर आता और आकर उसके साथ बद्दा मजाक करता है। वो उसे बर्थडे के गिफ्ट में उसे कीड़े मकोड़े देता है, जिसकी वजह से हमारा यूसियोंग जो होता है वो गुस्सा आ जाता है और इसी के साथ ही वो उसकी तलवार देकर उसे चैलेंज कर देता है। तो यूसियोंग जो होता है वो वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि फाइनली फैमिली में अपनी जगह बनाने का वक्त आ चुका है, फैमिली को बताने का वक्त आ चुका है कि मैं भी यहाँ पर काबिल हूँ। और इसी के साथ वो अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है कि बड़े भाई अगर मैं यहाँ पर इस फाइट को जीत जाता हूँ तो दोबारा ये मत सोचना कि कभी मैं तुम्हें अपना भाई कहूंगा, यानी आज के बाद से हम दोनों भाई नहीं। और इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ भी तलवार लेकर अपने थर्ड ब्रदर के ऊपर अटैक कर देता है। तो जैसे ही वहां पर थर्ड ब्रदर के ऊपर अटैक करता है तो उस बेचारे के पास वहां पर रिएक्शन देने का टाइम भी नहीं होता। वो तलवार निकालता है और बड़ी मुश्किल के साथ अटैक को ब्लॉक करता है और उसे दिक्कत हो रही होती है। वो कहता है कि ये क्या, इस कमीने ने कब से यहाँ पर तलवार यूज करना सीख लिया और ऊपर से इसकी तलवारबाजी इतनी बेहतर कैसे हो सकती है। तो यूसियोंग से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे 5 चांसेस दोगे, तो उनमें से एक चांस तो गुम हो गया, अब यहाँ पर 4 चांसेस रह गए हैं। और इसी के साथ ही फिर से अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो सोहयुग पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है कि रुको रुको जरा, और हमारा यूसियोंग से कहता है कि अच्छा ठीक है मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं और अगला अटैक जो है वो थोड़ा जेंटल होगा, यानी कि मैं इतना पावरफुल और फुल स्ट्रेंथ से अटैक नहीं करूंगा। तो सोहयुग उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा आ जाता है और कहता है कि पेंग मोसियोंग तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मेरे सामने अपनी तलवार उठाने की, अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरोगे। और साथ ही वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक जिसका नाम स्पिरिट सर्कल फोर्स वॉल होता है उस टेक्निक को यूज करता है। ये उसकी एक स्पेशल टेक्निक होती है। तो जब अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ ऊपर की तरफ जंप करके हमारे यूसियोंग के ऊपर अटैक करता है तो हमारा यूसियोंग जो होता है वहीं पर से अपनी तलवार को उठाता है, सामने की तरफ अपनी स्पेशल स्ट्राइक जिसका नाम फियर्स टाइगर स्वर्ड होता है उसको यूज करते हुए स्ट्राइक लगाता है। तो उसकी स्ट्राइक जो होती है वो सोहयुग की स्ट्राइक को बड़ी आसानी से हरा देती है और सोहयुग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। और ये देखने के बाद यूचुअल भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, हमारे यंग मास्टर ने तो यहाँ पर स्पेशल टेक्निक को अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया है, ये तो फियर्स टाइगर स्वर्ड टेक्निक थी, मैंने इस टेक्निक को पहले भी देखा है। और इसी के साथ ही हमारा फोर्थ यंग मास्टर यानी कि यूसियोंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि थर्ड ब्रदर अब जबकि तुम यहाँ पर इस फाइट को हार चुके हो तो मुझे लगता है कि आज के बाद से तुम मेरे ब्रदर नहीं हो, ना ही मैं कभी तुम्हें भाई कहकर पुकारूंगा, तुम्हारे स्किल्स बहुत ज्यादा पथेटिक हैं। और साथ ही उसे कॉलर से पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर पहले भी इस लायक नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ ओल्डर ब्रदर्स की वजह से तुम यहाँ पर मुझे तंग किया करते थे, क्योंकि बड़े भाई जो थे वो तुम्हें यहाँ पर मारते थे और उनका गुस्सा तुम मेरे ऊपर आकर उतारते थे। लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर हमारे ओल्डर ब्रदर डायुक के जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। और इसी के साथ ही हमारा यूसियोंग जो होता है उसके मुंह पर पंचेस मारना स्टार्ट करता है। उसे बहुत सारे पंचेस मारता है, इतने पंचेस मारता है कि उस बेचारे का दांत तोड़ देता है और साथ उसका मुंह भी सूज जाता है। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फैमिली हेड यानी पैट्रियार्च के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर पैट्रियार्च की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। शायद उन्हें कोई पॉइजन दिया गया है क्योंकि वो की डेविएशन की वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो मां यूसियोंग उनसे मिलने के लिए वहां पर आता है तो वो उसे कहते हैं लड़के तुम कैसे हो, तो वो कहता है मैं तो ठीक हूँ लेकिन आपकी हालत कैसी है। तो वो उसे कहता है कि तुम भी देख ही पा रहे हो मैं अपने आप को यहाँ पर हेल्थी तो बिल्कुल भी नहीं कह सकता, मेरी हालत काफी ज्यादा खराब है। तो इसी के साथ ही मां यूसियोंग जो होता है अपने मास्टर को वहां पर देखने के बाद काफी ज्यादा अफसुर्दा हो जाता है, काफी ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि ये वो बंदा था जिसने उसे
फैमिली के अंदर एंटर किया था, हालांकि वो फैमिली का हिस्सा नहीं भी था, उसकी पास्ट लाइफ में जब वो जीजू हुआ करता था। तो उसी के साथ ही वो कहता है कि ये इंसान मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इससे मुझे काफी ज्यादा लगाव है, इसी वजह से मैं इसे कभी भी इस हालत में नहीं देखना चाहता, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक को मास्टर करते वक्त की डेविएशन की वजह से इसकी ये हालत हो गई है। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि लड़की मुझे बताओ, क्या तुमने यहाँ पर अपने बड़े भाई को हरा दिया? मैंने सुना कि तुम दोनों की फाइट हुई थी। तो वो कहता है कि हाँ फादर, जहाँ पर हम दोनों की फाइट हुई थी, प्लीज मुझे माफ करिएगा अगर आपको बुरा लगा। तो वो उसे कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, और वैसे भी यहाँ पर एक ना एक दिन तुम सभी भाइयों को आपस में फाइट करनी ही पड़ेगी यहाँ पर सक्सेसर बनने के लिए, कि कौन यहाँ पर नया पैट्रियार्च बनेगा। और मुझे लगता है कि थर्ड ब्रदर जो है, तुम्हारा थर्ड ब्रदर, वो इस लायक है भी नहीं कि यहाँ पर तुमसे फाइट में जीत सके। लेकिन मैं इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि तुम उससे फाइट को कैसे जीत गए, क्योंकि तुम तो तलवारों से बहुत ज्यादा डरते हो, और साथ ही तुम्हें यहाँ पर खून भी बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुमने कभी तलवारबाजी की भी नहीं। तो यू सियोंग उसे कहता है कि बस आप यही समझ लें कि आज के बाद से मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, और आज के बाद से मैं यहाँ पर और भी ज्यादा आपको सरप्राइज करूंगा। तो फादर उसे कहता है कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर यहाँ पर तुम मुझे कुछ ऐसा दिखाओ जो मैंने पहले कभी ना देखा हो। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफी हद तक बदल गए हो। तो वो कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? तो फादर उसे कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे यहाँ पर जीजू की याद आती है, ऐसे लगता है जैसे कि मरा हुआ जीजू किस वक्त मेरी आंखों के सामने खड़ा है, तुम्हारी पर्सनैलिटी कुछ उसके जैसी हो गई है। और ये बात सुनने के बाद माँ यू सियोंग वहीं पर खामोश हो जाता है, क्योंकि असल में वो है तो जीजू की, जो कि अब यहाँ पर यू सियोंग की बॉडी के अंदर दोबारा से रीइंकार्नेट हुआ है। लेकिन वो खामोश हो जाता है, साथ ही वहां पर हल्का सा रो देता है, फिर साथ ही वहां पर से पीछे मुड़ जाता है और उसे कहता है कि पैट्रियार्च आप यहाँ पर अपना इलाज कंटिन्यू रखें, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे, और मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, मुझे फैमिली मीटिंग को भी अटेंड करना है। और इसी के साथ ही माँ यू सियोंग जो होता है वहां पर से बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मंथली कॉन्फ्रेंस का दिखाया जाता है, जहाँ पर मीटिंग चल रही होती है। ये हाबुक पैंग फैमिली की मीटिंग होती है हर महीने, जहाँ पर जितने भी एलीट सोल्जर्स और जितने भी फैमिली के खास खास मेंबर्स हैं सभी को यहाँ पर बुलाया जाता है। तो क्योंकि अब यहाँ पर पैट्रियार्च बीमार है, तो पैट्रियार्च का छोटा भाई जो होता है उसकी जगह के ऊपर फैमिली का एक्टिंग हेड है, और वो इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आया होता है ताकि उस मीटिंग में सारे फैसले वही ले सके। तो इसी के साथ ही वहां पर थर्ड ब्रदर को दिखाता है कि उसकी हालत काफी खराब होती है। सेकंड ब्रदर को दिखाया है जिसका नाम पैंग जून ग्यूक होता है, और फर्स्ट ब्रदर को तो आप पहले यहाँ पर देख चुके हैं, पैंग डायुक को। और वहां पर कुछ एलीट सोल्जर्स भी होते हैं और कुछ यहाँ पर आर्मी के सोल्जर्स होते हैं। तो सेक्टर लीडर उन लोगों से कहता है कि अब जबकि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो मुझे लगता है कि इस मीटिंग को स्टार्ट करना चाहिए। तो इसी के साथ ही माँ यू सियोंग वहां पर पहुंचा आता और कहता है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा, अगली बार टाइम पर आऊंगा। तो सभी लोग उसे देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहता है कि यू सियोंग यहाँ पर क्या कर रहा है। स्पेशली थर्ड जो होता है वो कहता है कि ये कमीना यहाँ पर क्यों आया है। तो माँ यू सियोंग जो होता है वहां पर फैमिली पैट्रियार्च से कहता है कि फैमिली पैट्रियार्च आज के बाद से मैं भी यहाँ पर हर महीने की मीटिंग को अटेंड करने के लिए आया करूंगा, और क्योंकि यहाँ पर वो फैमिली का एक मेंबर है और ऊपर से एक जंग मास्टर भी है, तो कोई इसे रोक तो नहीं सकता इस मीटिंग में आने के लिए। और यहाँ पर से बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यूचुअल जो होता है वहां पर तलवारें तेज कर रहा होता है। तो इसी के साथ ही गावुल उसके पास आती है और आकर उसे कहती है कि यंग मास्टर कहाँ पर चले गए। तो यूचुअल उसे कहता है कि वो फैमिली पैट्रियार्च से मिलने के लिए गए हैं। तो यूचुअल उसे कहता है कि मुझे इतना कहकर गए थे कि वो फैमिली पैट्रियार्च से मिलने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद वो फैमिली की मीटिंग में भी जाएंगे जहां पर बाकी के सभी यंग मास्टर्स भी होते हैं। तो गावुल उसे कहते हैं क्या यंग मास्टर इस वक्त फैमिली की मीटिंग में गए हैं, लेकिन अचानक से वो फैमिली मीटिंग में क्यों गए होंगे, उनका वहां पर क्या काम है। तो इसी के साथ ही यूचुअल उसे कहता है कि तुम इस बात को समझ सकती हो कि वहां पर क्यों गए हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें नहीं लगता कि अब यहाँ पर वक्त आ चुका है हमारे फोर्थ यंग मास्टर को भी यहाँ पर फैमिली के अंदर उसका वो अधिकार मिलना चाहिए जो उसका है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से फैमिली मीटिंग का दिखाया जाता है जहां पर हमारे यू सियोंग को भी बैठने का मौका दिया जाता है। तो यू सियोंग वहीं पर बैठ जाता है और थर्ड यंग मास्टर इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जबकि हमारा डायुक जो होता है वो आराम से वहां पर अपनी चाय पी रहा होता है और हमारा यू सियोंग उन सभी को देख रहा होता है कि इनमें से कौन कौन जहां पर उसे नफरत करता है और कौन कौन जहां पर उसे गुस्से से घूर रहा है। फैमिली पैट्रियार्च सोच रहे होते हैं कि मैंने इस लड़के के बारे में कुछ अफवाहें सुनी है कि इस लड़के ने यहाँ पर दोबारा से कल्टीवेट करना शुरू कर दिया और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है, और आज यहाँ पर मीटिंग में आया, इसका मतलब यह है कि ये फाइनली रेडी है, इस बार की सक्सेशन कंपटीशन में ये भी हिस्सा लेगा। पैट्रियार्च उन लोगों से कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं तो मैं अपनी मीटिंग को स्टार्ट करूंगा। तो फर्स्ट इंस्पेक्टर तुम यहाँ पर बताओ। तो फर्स्ट इंस्पेक्टर जो कि हेड इंस्पेक्टर भी होता है वो उनसे कहता है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो यह है कि हमारे फोर्थ यंग मास्टर यू सियोंग के ऊपर किसी ने असैसिनेट करने की कोशिश की थी, किसी ने यहाँ पर हमारे फोर्थ यंग मास्टर को मारने की कोशिश की थी, लेकिन लकीली हमारे फोर्थ यंग मास्टर असैसिनेशन में जिंदा बच गए, लेकिन उनके साथी जो था पैंग जी युग वो उस अटैक के दौरान मारा गया था। तो हमने उन असैसिन्स में से कुछ उनके साथियों को पकड़ लिया था और उनको इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें इतना पता चला है कि वो लोग जो हमारी पैंग फैमिली से नफरत करते हैं, हमारी पैंग फैमिली से नफरत करने की वजह से उन्होंने यहाँ पर हमारे यंग मास्टर्स को निशाना बनाने की कोशिश की, और हमारे फोर्थ यंग मास्टर पैंग यू सियोंग क्योंकि सबसे कमजोर है इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले पैंग यू सियोंग को मारने की कोशिश की। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट
एपिसोड में देखेंगे कि हमारा यू सियोंग जहाँ पर अपनी नॉलेज को यूज करके क्या उन्हें असैसिन्स के बारे में बताएगा, क्या उन्हें बताएगा कि यहाँ पर ये सब कुछ किसने करवाया, क्योंकि यू सियोंग को अपनी पास्ट लाइफ से सब कुछ याद है कि ये सब कुछ किसने करवाया था। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, ओथ ऑफ द फैलन के एपिसोड 05 के साथ हाजिर हूं। तो गाइस अगर आपने पहली 4 एपिसोड्स देखे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको सीरीज अच्छी लग रही है, तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक करना मत भूलें क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यू सियोंग वहां पर जब फर्स्ट इंस्पेक्टर की बात सुनता है कि वो ये कह रहा है कि वो असैसिन्स जो थे वो फैमिली से नफरत करते थे, इसी वजह से वो बदला लेने के लिए उन्हें जहाँ पर फोर्थ यंग मास्टर के ऊपर अटैक करवाया था। तो वो कहता है कि मेरी पिछली लाइफ में ऐसा नहीं हुआ था। जब यहाँ पर फोर्थ यंग मास्टर यू सियोंग को मारा गया था उस वक्त यहाँ पर फर्स्ट इंस्पेक्टर ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी उस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक यहाँ पर थर्ड ब्रदर इस सब में इन्वॉल्व निकला था। थर्ड ब्रदर ने यहाँ पर उन असैसिन्स को ऑर्डर दिया था ताकि वो यहाँ पर फोर्थ यंग मास्टर को असैसिनेट करवा सकें, और इसी वजह से पिछली लाइफ में फोर्थ यंग मास्टर जब मारा गया था तो उसके बाद यहाँ पर सेकंड ब्रदर को जेल में डाल दिया गया था। लेकिन एंड पर यानी कि जब यहाँ पर सक्सेसर कॉम्पिटिशन खत्म हो गया था, डायू को सक्सेसर घोषित कर दिया गया, तब पता चला था कि यहाँ पर ये सारे का सारा काम जो था वो फर्स्ट ब्रदर डायुक ने करवाया था, ना कि यहाँ पर थर्ड ब्रदर सोयुक ने करवाया था। इसका मतलब यह है कि अभी भी यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो थर्ड ब्रदर में नहीं करवाया बल्कि वो सब कुछ यहाँ पर डायुक ने करवाया है। यानी कि वो फैमिली हेड बनने के लिए सबसे पहले फोर्थ यंग मास्टर को मरवाता है, उसके बाद जीजू को मरवाता है और उसके बाद यहाँ पर थर्ड ब्रदर को मरवा देता है। फैमिली हेड जो होते हैं वहां पर फोर्थ यंग मास्टर यानी यू सियोंग से पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ पर इस बारे में कुछ कहना चाहोगे, तो वो कहता है कि नहीं, मैं इस बारे में क्या ही कहना चाहूंगा। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डरपोक था, मैं सिर्फ और सिर्फ वहां पर डर कर एक जगह के ऊपर छुप गया था, जहां तक यही समझ लो कि मैं बेहोश हो गया था, और वहां पर जो लोग मेरे पर अटैक करने के लिए आए थे मैं उनके चेहरे भी नहीं देख पाया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग सोच रहे होते हैं हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि हमारा यंग मास्टर फोर्थ यंग मास्टर जो बहुत ज्यादा कमजोर दिल का मालिक है और इसी वजह से वो यहाँ पर कुछ भी देख नहीं पाया होगा। ऊपर से अब जबकि यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर और फोर्थ यंग मास्टर के बीच में यहाँ पर झगड़ा भी चल रहा है, तो लगता है कि थर्ड यंग मास्टर ही वो इंसान होगा जिसने यहाँ पर इसको मरवाने की कोशिश की थी। और यहाँ पर डायुक को दिखाता है कि वो अंदर ही काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। डायुक वहां पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसे पता है कि उसका प्लान यहाँ पर कामयाब होकर ही रहेगा, और इसी के साथ में फोर्थ यंग मास्टर उठकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। अब जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूं और मैंने दोबारा से कल्टीवेट करना शुरू कर दिया है, तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है जिसमें हम चारों यंग मास्टर के बीच में फैसला होगा कि फैमिली का हेड कौन बनेगा, यानी नया सक्सेसर कौन बनेगा। मैं उसमें कंपटीशन में पार्ट लेना चाहता हूं। ये बात सुनते ही थर्ड यंग मास्टर चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे जैसा लड़का यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा कैसे ले सकता है जिसने अभी तक यहाँ पर मार्शल आर्ट्स का एम भी नहीं सीखा, और तुम यहाँ पर हमारे साथ कंपीट करना चाहते हो। तुमने कभी यहाँ पर फैमिली की हेल्प नहीं की, कभी तुम यहाँ पर फैमिली मीटिंग में नहीं आए, कभी किसी मिशन को पूरा नहीं किया, हम तुम्हें यहाँ पर मौका कैसे दे सकते हैं। जबकि सेकंड ब्रदर जो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर इसको अपॉर्चुनिटी देने के हक में हूं, मैं चाहता हूं कि इसे यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी दी जाए, ये इस बार इसके लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड है। तो मार्श यू सियोंग उन लोगों से कहता है कि मैं अपनी क्वालिफिकेशंस को साबित करने को तैयार हूं बेक युमा को पकड़कर। आप सभी लोग बेक युमा के बारे में जानते हैं कि वो एक सीरियल किलर है और हमारी टेरिटरी के अंदर वो 6 लड़कियों को कत्ल कर चुका है और यहाँ पर हो सकता है कि वो 7वीं को मारने की तैयारी कर रहा हो। तो अगर मैं यहाँ पर बेक युमा को पकड़ लेता हूं तो क्या मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाइड हो जाऊंगा। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग कहते हैं क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर बेक युमा को पकड़ पाओगे, क्योंकि बेक युमा को अभी तक कोई भी पकड़ नहीं पाया। वो एक सीरियल किलर है जो कि यहाँ पर छुपकर लड़कियों का कत्ल करता है, वो स्पेशल लड़कियों को मारता है, पता नहीं वो लड़कियों का चुनाव कैसे करता है लेकिन वो सिर्फ लड़कियों को मारता है। मार्श यू सियोंग उनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर पता चला है, मुझे किसी ने टिप दिया है कि उसका अगला शिकार कौन सा आने वाला, अगली लड़की कौन है। तो अब जबकि मुझे पता है कि वो कौन सी जगह के ऊपर किस लड़की को मारने के लिए जा रहा है तो मैं वहां पर जाकर बेक युमा को पकड़ लूंगा। तो थर्ड यंग मास्टर जल्दी से आगे बढ़ता है, उसे कॉलर से पकड़ता और कहता है कि बकवास बंद करो, ये मिशन मेरा है, ये केस मुझे दिया गया था बेक युमा को पकड़ने का, क्या तुम मेरे हाथ से मेरा केस छीनना चाहते हो। तो इसी के साथ ही मार्श यू सियोंग उसे कहता है कि थर्ड ब्रदर तुमने ठीक कहा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझसे मार खाने के बाद तुम्हारी हालत और भी खराब हो चुकी है, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम बेक युमा को ठीक तरीके से पकड़ पाओगे। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं इसके लिए काबिल नहीं हूं तो फिर चलो मैदान में बाहर जाकर फिर से फाइट करके देख लेते हैं। तो थर्ड यंग मास्टर फिर से वहां पर शर्मिंदा हो जाता है और इसी के साथ ही सेकंड ब्रदर फिर से उठकर खड़ा होता और कहता है कि मैं यहाँ पर अपने फोर्थ ब्रदर के हक में हूं, मैं यहाँ पर चाहता हूं कि उसे ये केस सौंप दिया जाए ताकि वो बेक युमा को पकड़कर अपनी क्वालिफिकेशंस को साबित कर सके। और इसी के साथ ही वहां पर मिलिट्री फोर्स का जो हेड होता है वो भी कहता है कि मैं भी यहाँ पर इसके हक में वोट देता हूं कि सही मौका देना चाहिए। और साथ ही पैट्रियार्च जो होते हैं वहां पर सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर क्या किया जाए। फैमिली हेड यानी मिलिट्री के जो हेड और साथ में सेकंड यंग मास्टर दोनों ने इसकी अनुमति दे दी है और साथ ही वो सोच रहा था कि सेकंड यंग
मास्टर तो हमेशा यहाँ पर फोर्थ जंग मास्टर का साथ देता है क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है, लेकिन मिलिट्री हेड ने यहाँ पर इस लड़के के बारे में इस तरह से बात क्यों किया कि इसे मौका देना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर मिलिट्री हेड को भी लगता है कि फोर्थ जंग मास्टर वाकई में काबिल हो चुका है और यहाँ पर मार्शल आर्ट सीख रहा है और मार्शल आर्ट्स में काफी बेहतर भी हो जाएगा। और इसी के साथ ही वो फर्स्ट जंग मास्टर से पूछते हैं कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तो फर्स्ट जंग मास्टर लोगों से कहता है मुझे नहीं लगता कि आप सभी लोग यहाँ पर सोच क्या रहे हो, हम 4 भाई हैं और ये भी हमारा ही ब्रदर है। इसका मतलब यह है कि इसे भी यहाँ पर सक्सेसर बनने के कंपटीशन में हिस्सा लेने का उतना ही अधिकार है जितना कि बाकी सभी भाइयों का है। इसका मतलब यह है कि इसे यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन को साबित करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। तो हमारा यूसियोंग काफी हैरान होता है और कहता है कि डायू कमीना यहाँ पर अपना कंपटीशन खत्म करना चाहता है, लेकिन वो यहाँ पर मुझे सपोर्ट क्यों कर रहा है। लगता है कि वो यहाँ पर इसकी आड़ में कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा करने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है कि बेकुम्मा को मारने के चक्कर में ये मेरे पीछे असैसिन भेजकर मुझे मरवा दे। थर्ड जंग मास्टर चिल्लाकर कहता है कि यार तुम सभी लोगों को यहाँ पर समझ क्यों नहीं आ रही। आज से पहले इसने कभी भी यहाँ पर आकर ये नहीं कहा कि इसे मीटिंग के अंदर हिस्सा लेना है या फिर इसे यहाँ पर सक्सेसर कंपटीशन में हिस्सा लेना है, और आज अचानक से आकर यह तुम लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन साबित करना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसे यहाँ पर मौका देना चाहिए। तो इसी के साथ यूसियोंग आगे बढ़ता और कहता है कि थर्ड ब्रदर प्लीज यहाँ पर शांत हो जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो तो फिर आओ चलो जल के ग्राउंड में हम लोग इस बात को साबित कर लेते हैं कि क्या मैं इस लायक हूं भी या नहीं। तो फिर खुद ही यहाँ पर पता चल जाएगा। लेकिन वो बेचारा वहीं पर खामोश हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर यूसियोंग से बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला है जिस तरह से पहले उसने उसे बुरी तरह से पीटा था। तो वो फिर से वहां पर पैट्रियार्च से कहता है पैट्रियार्च मेरी बात सुने, लेकिन पैट्रियार्च उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं तो फिर ठीक है फैसला हो गया, हम लोग यहाँ पर फोर्थ जंग मास्टर यूसियोंग को मौका देंगे। अगर वो बेकुम्मा को पकड़कर ले आता है तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर इस बारे में सोचेंगे कि उसे यहाँ पर सक्सेसर कंपटीशन में हिस्सा लेने दिया जाए या नहीं। यूसियोंग उनसे कहता है कि पैट्रियार्च आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे ये मौका देने का, मैं डेफिनेटली बेकुम्मा को पकड़कर आपके सामने लेकर आऊंगा। जब किसी के साथ ही डायूक उसे कहता है कि मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, तुम्हें यहाँ पर इस बारे में कैसे पता चला कि बेकुम्मा यहाँ पर किन लड़कियों को टारगेट कर रहा है और उसका अगला टारगेट कहाँ पर होने वाला है और उसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि अभी तक किसी को भी इस बारे में नहीं पता चल सका कि वो कौन सी लड़कियों का शिकार करता है, यहाँ पर किसको अगला शिकार बनाने वाला है। तो इसी के साथ ही हमारा यूसियोंग उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन से पता चला है कि बेकुम्मा का जो अगला टारगेट है वो ट्विन गोस्ट माउंटेन के ऊपर है और वहां के जो पैट्रियार्च हैं सीरियोंग सेक्टर के मास्टर की सेकंड बेटी जो है वो उसका शिकार होने वाली है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है ट्विन गोस्ट माउंटेन का ही दिखाया जाता है जहां पर हमारा फोर्थ जंग मास्टर जो होता है वो यूचुअल को अपने साथ लेकर चल पड़ता है। तो यूचुअल उसे कहता है कि जंग मास्टर क्या आपको वाकई में लगता है कि बेकुम्मा यहाँ पर आने वाला है, आपको इस बारे में कैसे पता चला, और वैसे भी जहां पर उसने आखिरी शिकार किया था ये माउंटेन उससे बहुत ज्यादा दूर है। तुम्हारा यूसियोंग उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर शायद अंदाजा नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ पता चला था वो सब कुछ तुम्हें बताया नहीं गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि जिन 6 लड़कियों को उसने मारा था उन 6 लड़कियों के पास एक कॉमन चीज थी, उनकी गर्दन के ऊपर तिल का निशान था। उसने यहाँ पर जिन लड़कियों को मारा था उनकी गर्दन पर तिल था। और अब हम लोग माउंटेन के ऊपर जिस मास्टर स्योरियोंग की बेटी के पास जा रहे हैं उसकी सेकंड डॉटर यानी उसकी सेकंड बेटी की गर्दन के ऊपर भी तिल का निशान है और बेकुम्मा उसे मारने के लिए वहां पर जरूर आएगा और जब वो वहां पर पहुंचेगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। और साथ ही यूसियोंग वहां पर सोच रहा था कि मेरी पास्ट लाइफ में हमने बेकुम्मा को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त में यहाँ पर पहले इस बारे में पता नहीं चल सका था कि वो किन लड़कियों का शिकार करता है, और जब तक हमें यहाँ पर इस बारे में पता चला था तब तक वो 100 से भी ज्यादा लड़कियों की जान ले चुका था। तो यूचियोल उसे कहता है लेकिन आपको कैसे पता चला कि वहां पर ट्विन माउंटेन के मास्टर स्योरियोंग सेक्टर मास्टर की सेकंड बेटी की गर्दन के ऊपर तिल है। तो यूसियोंग उसे कहता है कि कई बार हमें यहाँ पर कातिल को पकड़ने के लिए कुछ झूठ जो है वो खुद फैलाने पड़ते हैं, और अब जबकि हमने यहाँ पर ये बात फैला दी है तो ये बात बेकुम्मा के कानों में पड़ी होगी और उसे पता चल गया होगा कि उसकी बेटी की गर्दन के ऊपर तिल है और वो इस बात को कंफर्म करने के लिए वहां पर जरूर जाएगा। तो ये समझ लो कि मैं यहाँ पर उसके लिए जाल बिछा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में बेकुम्मा वहां पर आएगा और इसके जाल में फंसेगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, ओथ ऑफ द फैलन के एपिसोड 06 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां यूचियोल और उसके साथ यूसियोंग दोनों वहां पर माउंटेन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद यूचियोल रुक जाता और कहता है कि यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आजकल आपके एक्शंस और आपकी बातें जो है वो आपकी बॉडी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती, क्योंकि मैं यहाँ पर जिस यंग मास्टर यूसियोंग को जानता था वो इस तरह का बिल्कुल भी नहीं था, और साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा देखा है जो आपके पास नहीं होना चाहिए था। मैंने यहाँ पर आपके
प्रैक्टिस करते वक्त आपके स्पेशल मूव को देखा था जब आप यहाँ पर फाइट कर रहे थे। आज जब आप यहाँ पर अफसर जंग मास्टर से फाइट कर रहे थे उस वक्त मैंने जहाँ पर आपकी कल्टीवेशन टेक्निक को देखा था। वो तलवारबाजी की टेक्निक कुछ अजीब थी, वो टेक्निक मैं पहले भी देख चुका हूँ। तुम्हारा यूसियोंग से कहता है कि वो टेक्निक जो थी वो जीजुक की थी, जीजुक ने मुझे वो टेक्निक सिखाई थी। तो ये बात सुनने के बाद यूचुअल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ उन दोनों को वहां पर कुछ महसूस होता है। दोनों वहां पर अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं कौन है जहां पर, लेकिन वहां पर आसपास से कोई नहीं होता। तो साथ ही वो कहते हैं कि जहां पर ऐसा लगा जैसे कोई है। यूचुअल कहता है कि हाँ मुझे भी लगा कि शायद कोई है और साथ ही वो लोग वहां पर से आगे की तरफ चल पड़ते हैं और कहते हैं अभी सफर काफी ज्यादा लंबा है और हमें जल्दी से जल्दी उस जगह पर पहुंचना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि बेख्युमा हमसे पहले वहां पर पहुंच जाए। और जब वो दोनों वहां पर से आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ ही वहां पर हमारी गावल को दिखाते हैं कि गावल जो होती है उनका पीछाकारी होती है। वो अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाकर उनका पीछाकारी होती है और कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी और विजिलेंट नहीं होती तो वो लोग मुझे देख लेते। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है सियोरयोंग पैट्रियार्च के गार्डन का दिखाया जाता है जहां पर उसकी सेकंड डॉटर जो होती है गार्डन के अंदर से फूल चुन रही होती है और वहीं पर उसकी गर्दन के ऊपर तिल का निशान भी दिखाते हैं। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि बेक्युमा जो होता है वो एक पेड़ के ऊपर बैठा उस लड़की की तरफ देख रहा था और उसे वहां पर उसकी गर्दन के ऊपर तिल का निशान भी दिखाई देता है। तो उसकी गर्दन पर तिल का निशान देखने के बाद इसी के साथ वो अपनी मदर को याद करता है क्योंकि इसके यहाँ पर सीरियल किलर बनने के पीछे उसकी मदर होती है। कोई उसका गला दबा रहा होता है वो उसकी मदर होती है, उसकी मदर उसका गला दबा रही होती है और साथ ही उसकी गर्दन के ऊपर भी तिल का निशान था। इसी वजह से वो यहाँ पर ये सारे किलिंग्स कर रहा होता है जहां पर उन लड़कियों को शिकार कर रहा होता है जिनकी गर्दन के ऊपर उसकी माँ की गर्दन की तरह तिल का निशान है। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि अब जबकि यहाँ पर मुझे एक और शिकार मिल चुका है तो मैं और वेट नहीं करूंगा, आज रात ही मैं इस लड़की को मार डालूंगा। और जब भी यहाँ पर किसी लड़की की गर्दन पर वो तिल का निशान देखता है इसी के साथ उसे अपनी माँ याद आती है। और इसी के साथ ही रात के वक्त का सीन दिखाते हैं कि रात के वक्त वो उसके गार्डन में उतरता है, फिर साथ उसके बेडरूम की तरफ जाता है और कहता है कि अब यहाँ पर वो लड़की मेरे हाथ से मरेगी। और जैसे ही वहां पर उस लड़की के रूम के अंदर आता है तो वो लड़की बड़े आराम से अपने रूम के अंदर सो रही होती है और वो उसके करीब जाता है। जैसे वहां पर उसको मारने लगता है तो उसकी गर्दन के ऊपर तिल का निशान होता ही नहीं। और इस बात से युमा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या इसकी गर्दन पर तिल का निशान कहां पर चला गया। तो इसी के साथ यूसियोंग वहां पर रूम के अंदर आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर यही देख रहे हो ना कि उसकी गर्दन के ऊपर तिल का निशान क्यों नहीं है। तो इसी के साथ युमा कहता है कि तुम कौन हो। तुम्हारा यूसियोंग उसे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं है लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम जियोनबिंग युमा के स्टूडेंट बेक युमा हो और मैं यहाँ पर तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूँ। तो बेक युमा जो होता है उसकी तरफ घूमता है और उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हें मेरे मास्टर का नाम पता है, क्या तुम्हें मेरे मास्टर ने यहाँ पर मुझे पकड़ने के लिए भेजा है। तो माँ यूसियोंग उसे कहता है कि यहाँ पर यही समझ लो। और साथ ही वो कहता है कि शुक्र है कि हमने पैट्रियार्च के साथ पहले से आकर इस बारे में बात कर ली थी और उनसे इजाजत ले ली थी। हमने उसकी बेटी की गर्दन के ऊपर नकली तिल लगा दिया था ताकि तुम यहाँ पर इस हमारे जाल के अंदर फंस जाओ और तुम हमारे जाल के अंदर फंस गए हो। इसी के साथ ही बेक युमा जो होता है अपने हाथ में वहां पर जिन एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है चाहे मेरे मास्टर ने यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक असैसिन को मुझे मारने के लिए भेजा हो लेकिन क्या मास्टर को लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे। मैं यहाँ पर से चला जाऊंगा और तुम्हें अपने साथ में यानी तुम्हें मारकर यहाँ पर से भागकर चला जाऊंगा। और बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागने की कोशिश करता है। तो वो साथ साथ हमारा यूसियोंग जो होता है उसके साथ ही वहां पर भाग रहा था और उसके ऊपर अटैक कर रहा था ताकि उसे वहां पर से भागने ना दे। तो बेक युमा जो होता है वहां पर अपने नाखूनों को यूज कर रहा था अपनी तलवार की तरह और साथ ही वहां पर जिन एनर्जी को रिलीज कर रहा था जो कि पौधा कोल्ड एनर्जी होती है। और हमारा यूसियोंग जो होता है अपनी तलवार के साथ उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था और उसे पीछे की तरफ झटक देता है। वो दोनों वहां से बाहर गार्डन में आ जाते हैं। तो बेक युमा से कहता है कमीने कहीं कि मैं यहाँ पर तुम्हें फ्रीज करके मार डालूंगा। साथ ही वो अपनी फ्रीजिंग पावर को यूज करते हुए सामने की तरफ अटैक करता है। जब वो वहां पर आइस एनर्जी को रिलीज करता है तो इसी के साथ ही हमारा यूसियोंग कहता है कि तुम्हारी की एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल है जिससे तुम यहाँ पर किसी चीज को फ्रीज कर सकते हो लेकिन मेरे अटैक्स भी इतने खराब नहीं है। और साथ ही वहां पर अपनी पेंग फैमिली की स्पेशल मार्शल आर्ट्स को यूज करते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है। और जब वो सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है तो ये देखने के बाद हमारा पुम्मा जो होता है वो कहता है कि ये लड़का कोई ऑर्डिनरी सा मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, इसने यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल किस्म की मार्शल आर्ट्स को यूज किया। इसका मतलब यह है कि ये किसी बड़ी फैमिली का यंग मास्टर हो सकता है। तो पुम्मा उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर रेड कलर की को रिलीज किया और जहाँ पर हमारी इस पूरे रीजन के अंदर रेड कलर की पावर जो है वो सिर्फ एक ही फैमिली के सोल्जर्स के पास होती है या फिर यंग मास्टर्स के पास होती है। इसका मतलब यह है कि तुम पेंग फैमिली से यहाँ पर आए हो, तुम कोई असैसिन नहीं जिसे मास्टर ने यहाँ पर मुझे मारने के लिए भेजा हो। तो मा योंग से कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर पेंग फैमिली से हूँ, मेरा नाम पेंग यूसियोंग है, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए ही आया हूँ। हमारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारी पेंग फैमिली की टेरिटरी में आकर ये सारे सीरियल किलिंग्स करने की, तुमने 6 लड़कियों की जान ली और तुम 7वीं को मारने वाले थे। और यहीं पर गावुल को भी दिखाते हैं कि गावुल भी वहां पर ऊपर छत के ऊपर बैठी ये सब कुछ देख रही होती है। जब किसी के साथ युमा जो होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी पेंग फैमिली को कोई बहुत ही महान फैमिली समझते हो, लगता है कि तुमने कभी अपनी पेंग फैमिली यानी हाबुक से बाहर निकलकर नहीं देखा। तुम्हारी फैमिली के अलावा भी बहुत सारी बड़ी फैमिलीज है। और साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मेरी फैमिली की स्पेशल टेक्निक भी बहुत ज्यादा स्पेशल है। और उसके करीब पहुंचने के बाद जब उसके ऊपर अटैक करता है तो हमारा पेंग यूसियोंग
जो होता है वहां पर आयरन ब्लड फियर्स टाइगर टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक्स लगाता है। वो मल्टीपल स्ट्राइक्स लगाता है, इतनी स्ट्राइक्स में से एक स्ट्राइक जो होती है वहां पर युम्मा के बाजू के ऊपर लगती है, जिससे उसका एक बाजू कट जाता है और इस बात से युम्मा काफी ज्यादा हैरान होता है। तो मा यूसियोंग उसके करीब पहुंच जाता है, उसके करीब पहुंचने के बाद से वहीं पर नीचे गिरा देता है। तो इसी के साथ युम्मा अपना बाजू पकड़कर ग्राउंड के ऊपर बैठ जाता है और मा यूसियोंग जो होता है वहां पर देख रहा होता है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। लेकिन जैसे वहां पर उसके बहते हुए ब्लड की तरफ देखता है, उसे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसे पता था कि यूसियोंग की बॉडी जो है वो यहाँ पर ब्लड और तलवार दोनों को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी वजह से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं कहीं ये की डेविएशन तो नहीं है, मैंने कुछ ज्यादा की पावर को ना नहीं यूज कर लिया। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे याद आया कि फोर्थ यंग मास्टर यूसियोंग जो है ये तलवारों और ब्लड से बहुत ज्यादा डरता है। जब ये ब्लड को देखता है इसकी हालत ऐसी हो जाती है। इसी वजह से इसने पहले कभी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं की। तो जितनी देर वहां पर उसे चक्कर आता है वो लड़खड़ा रहा होता है, इतनी देर में वहां पर युम्मा फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और मा यूसियोंग को गले से पकड़ता है, उसका गला दबाना शुरू कर देता है। तो जब वो वहां पर उसका गला दबा रहा था और उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो, और इसी के साथ मा यूसियोंग के हाथ से उसकी तलवार भी छूट जाती है और अपने दोनों हाथों के साथ युम्मा का हाथ पकड़ता है और उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। फिर साथ उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच दे मारता है और साथ ही एक पंच मारने के साथ उसके पेट में एक जबरदस्त दूसरा पंच मारता है। जब वो दूसरा पंच मारता है तो इसी के साथ युम्मा के मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और उसी पंच के साथ युम्मा जो होता है उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है, जबकि मा जीजुक जो होता है फिर से अपने आप को संभालने की कोशिश करता है और साइड के ऊपर से यूजुअल भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है कि यंग मास्टर क्या मैं आपकी मदद करूं? तो हमारा यूसियोंग उसे कहता है नहीं, तुम्हें करीब आने की जरूरत नहीं है, ये जिन एनर्जी को रिलीज कर रहा है जिससे तुम फ्रीज हो सकते हो। मैं जहां पर इसको शुरू किया है तो मैं इसको खत्म भी करूंगा। और वो अपनी तलवार को फिर से उठाता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। और जैसे ही वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो इसी के साथ युम्मा भी फिर से अपनी आईसी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। तो मा यूसियोंग कहता है हालांकि यहाँ पर फोर्थ यंग मास्टर जो है वो ब्लड और तलवारों से डरता है, लेकिन अब मैं यहाँ पर जीजू किसकी बॉडी के अंदर हूँ, मैं जहाँ पर तलवारों और ब्लड से बिल्कुल भी नहीं डरता। तो क्या मैं यहाँ पर इसकी बॉडी के फियर को ओवरकम कर सकता हूँ? अगर मैंने यहाँ पर इसके फियर को ओवरकम कर दिया तो मैं युम्मा को हरा पाऊंगा। और इसी के साथ ही ऊपर की तरफ जंप करता है, माउंटेन्स किंग रूल टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ स्ट्राइक्स लगाता है और इन्हीं स्ट्राइक्स के दौरान वो फिर जब आखिरी स्ट्राइक उसके ऊपर लगाता है तो युम्मा का दूसरा बाजू भी कट जाता है और इसी के साथ ही युम्मा जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। दोनों बाजू कटने के बाद अब यहाँ पर युम्मा दोबारा से फाइट तो नहीं कर पाएगा और युम्मा बेहोश होकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, जबकि यूजुअल भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और साथ ही वो पूछता है क्या युम्मा यहाँ पर मर गया? तो वो कहता है नहीं वो अभी तक जिंदा है और यहाँ पर बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले अपनी मार्शल आर्ट्स के साथ उसने अपने कटे हुए बाजू की ब्लीडिंग को रोक दिया है, जिसकी वजह से वो अभी तक जिंदा है। अब जल्दी से तुम इसे उठाओ और यहाँ पर से हमें फैमिली में वापस जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे एक और जगह के ऊपर जाना है और साथ ही एक और बंदे से भी मिलना है जो कि कब से हमारा पीछा कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे आप सब लोग ओथ ऑफ द फैलन के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मा यूसियोंग जो होता है वहां पर युम्मा को हरा देता है। तो यूजुअल के पास आता है और वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर से किसी जगह पर जाना है और साथ ही मुझे किसी से मिलना है जो कि हमारा पीछा कर रहा था। तो यूजुअल कहता है क्या वाकई में यहाँ पर से अकेले जाना चाहते हैं? तो वो कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर से अकेले ही आगे बढ़ना होगा। और इसी के साथ जब वहां पर फाइट कर रहा था युम्मा के साथ तो यूजुअल वहां पर साइड के ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था और वो देखकर वहां पर महसूस कर रहा था कि हमारे यंग मास्टर पूरी तरह से बदल चुके हैं। मैंने आज से पहले यहाँ पर यंग मास्टर को इस तरह से तलवारबाजी करते हुए नहीं देखा और युम्मा के साथ जिस तरह से उसने फाइट की ऐसे लगता है कि यहाँ पर उसे अब ब्लड और तलवार का फियर बिल्कुल भी नहीं रहा। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर उसको एक बार उसे यहाँ पर चकराते हुए देखा था। इसका मतलब यह है कि तलवार और ब्लड का जो डर है अभी भी यहाँ पर उसके दिल के अंदर है और मुझे लगता है कि इससे पहले यहाँ पर इसको हराना पड़ेगा, तभी यहाँ पर एक अच्छा तलवारबाज बन पाएगा। साथ ही वो कहता है लेकिन जो भी हो यहाँ पर हमारे यंग मास्टर ने इस फाइट को जीता। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमारे यंग मास्टर ने इस फाइट को जीता है। इसका मतलब यह है कि हमारे यंग मास्टर भी यहाँ पर फैमिली हेड बनने के लायक हैं। अगर यहाँ पर सक्सेस इन कंपटीशन को ये जीत जाते हैं उसके बाद ये फैमिली हेड बन जाएंगे। तो यूचियोन से कहता है लेकिन यंग मास्टर तुम जा कहाँ पर रहे हो? तो हमारा यूचियोन से कहता है कि मैं यहाँ पर से ट्विन गोस्ट माउंटेन की पीक पर जाने वाला हूँ। वहां पर एक केव है, मुझे उसको विजिट करना और इसी के साथ ही वो ट्विन गोस्ट माउंटेन के ऊपर पहुंच जाता है। इस माउंटेन की पीक को विजडम पीक कहा जाता है। तो वहां पर एक पेड़ होता है जिसकी जड़ें नीचे लटकी होती हैं। तो वहां पर जाने के बाद हमारा यूचियोन अपनी तलवार निकालता है, वहां पर उन जड़ों को काट देता है।
वहां पर नीचे एक केव होती है, यानी उन जड़ों के पीछे एक केव होती है। तो हमारा जूसियोंग बताता है कि लास्ट टाइम जब हमने उम्मा को मारा था, तो यानी कि उम्मा के मरने से पहले हमें उसे इतना पता था कि वो यहाँ पर आया था। लास्ट टाइम हमारे सोल्जर से फाइट करने के बाद वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी होकर इस माउंटेन के ऊपर आया था, और मुझे लगता है कि यहीं पर इस माउंटेन के ऊपर से, इस केव के अंदर से उसे कोई स्पेशल जड़ी बूटी मिली थी, जिससे उसने अपनी पावर लेवल को काफी ज्यादा इंक्रीज कर लिया था और उसकी पावर और उसकी एनर्जी वापस उसे मिल गई थी। तो अब जबकि यहाँ पर युमा अभी तक यहाँ पर इस केव तक नहीं पहुंच पाया, तो फिर मैं इसके अंदर जाता हूँ, जाकर उस जड़ी बूटी को ले लेता हूँ, जिससे मुझे काफी फायदा हो सकता है। और इसी के साथ ही हमारा जूसियोंग जो होता है उस केव के अंदर चला जाता है। जब वो उस केव के अंदर जाता है तो वहां पर उस केव के अंदर उसे काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा महसूस होता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि इस केव के अंदर काफी ज्यादा स्पेशल हो रहा है, और साथ ही वहां पर उसे काफी ज्यादा ठंड भी महसूस हो रही होती है। तो वो कहता है कि अचानक से यहाँ पर इस केव के अंदर इतनी ठंड क्यों हो गई है, लगता है कि यहाँ पर जिन एनर्जी वाला कोई बहुत ही स्पेशल जड़ी बूटी हो सकती है, या फिर कोई बीस्ट हो सकता है। तो जब वो अंदर पहुंचता है तो अंदर पहुंचने के बाद से वहां पर एक जड़ी बूटी दिखाई देती है। उसी के साथ हमारा जूसियोंग कहता है कि कुछ अर्सा पहले यहाँ पर मेरे सेकंड ब्रदर ने मुझे यहाँ पर एक 10 साल पुरानी फ्लीस फ्लावर दी थी। मेरा सेकंड ब्रदर जो है वो मुझसे काफी ज्यादा लगाव रखता है, और वो कभी भी यहाँ पर मुझसे नफरत नहीं करता है, या फिर उसने यहाँ पर मुझे इसी वजह से वो जड़ी बूटी भिजवाई थी, और उसको खाने के बाद मेरी हालत काफी ज्यादा बेहतर है, मेरी एनर्जी काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। लेकिन साथ ही वो कहता है कि हर साल यहाँ पर, यानी कि हर साल मेरी बर्थडे पर मुझे एक गिफ्ट आता है, जिसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल पिल होती है, और उस पिल के अंदर से बहुत ही खराब किस्म की गंदी स्मेल आ रही होती है। तो गाबुल और उसके साथ साथ माँ यूचुअल दोनों वहां पर उस बॉक्स को जब ओपन करते हैं, तो वो कहता है कि हर साल यहाँ पर आपके लिए ये पिल कौन भिजवाता है, ये तो एक बहुत ही गंदी स्मेल वाली पिल है, आज ये पिल किस काम की है। तो हमारा जूसियोंग उन लोगों से कहता है कि ये 100 पॉइजन पिल है, और हर साल यहाँ पर कोई इस पिल को यहाँ पर मेरे पास भिजवाता है। तो यूचुअल कहता है अगर वाकई में ये 100 पॉइजन पिल है, तो इसका मतलब यह है कि इस पिल को खाने से आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी पॉइजन काम नहीं करेगा, यानी कि ये पिल जो है ये एक एंटीटॉक्सिन है, अगर आप इसको खाते हैं तो फिर आपकी बॉडी के ऊपर पॉइजन काम नहीं करेंगे। लेकिन इतना वैल्यूएबल गिफ्ट यहाँ पर आपको कौन भिजवाता है, ये पिल यहाँ पर आपके लिए कौन भिजवाता होगा। तो हमारे जूसियोंग को भी फिलहाल के लिए पता नहीं होता कि उसके लिए ये पिल कौन भिजवा रहा है, लेकिन हर साल यहाँ पर उसे ये पिल भिजवाई जाती है। तो जूसियोंग कहता है कि मैं यहाँ पर हर बार यहाँ पर वेट नहीं कर सकता कोई मुझे वो पिल भेजे, तो मैं यहाँ पर उस पिल से अपनी एनर्जी को नहीं बढ़ा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ एक एंटीटॉक्सिन पिल है, उसकी मदद से मेरी एनर्जी नहीं बढ़ने वाली, जिसकी वजह से मैं इस गेम के अंदर एंटर हुआ हूँ। अब देखता हूँ कि यहाँ पर कौन सी जड़ी बूटी है। तो वहां पर उसे एक फ्लावर मिलता है जिसके अंदर से एक्सट्रीम जीन एनर्जी निकल रही होती है। तो वो उस फ्लावर के पास जाता है, तो वो कहता है कि यही वो फ्लावर है। इस फ्लावर का नाम मे एल्गल फ्लावर है, और मे फ्लावर जो होते हैं यहाँ पर बहुत ही कमाल की जीन एनर्जी देते हैं। लेकिन अफसोस कि मैं यहाँ पर इसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि युम्मा जो था वो आईसी पावर्स को यूज करता था, और वो जीन एनर्जी लड़कियों से एब्जॉर्ब करता था, उनसे चोरी करता था। इसी वजह से वो इस फ्लावर को एब्जॉर्ब करने के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, और उसकी जीन एनर्जी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सट्रीम यांग एनर्जी के साथ हूँ, मेरे पास फायर पावर है और यांग एनर्जी है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस जीन एनर्जी वाले फ्लावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैं इस फ्लावर का करूं क्या, मेरे लिए तो ये बिल्कुल बेकार है। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है, तो सोचने के बाद वो कहता है कि मैं इस फ्लावर को अपने पास रख लेता हूं, मेरे पास एक लड़की है जिसे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं उस लड़की को ये फ्लावर दे दूंगा जिससे वो अपनी बॉडी को रिकवर कर पाएगी। और इसी के साथ ही हमारा जूसियोंग जो होता है उस फ्लावर को वहां पर से उखाड़ लेता है और उसे अपने पास रख लेता है, और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही जल्दी यहाँ पर से नॉर्थ सी पैलेस की तरफ जाना पड़ेगा। अब जबकि मेरे पास यहाँ पर ये फ्लावर है, तो इस फ्लावर को मैं बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर जिसको देने वाला हूँ उससे बहुत सारे पैसे ले सकता हूँ। तो हमारा जूसियोंग वहां पर से फ्लावर लेने के बाद जैसे ही बाहर निकलता है, केव से बाहर निकलने के बाद कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहीं पर मेरे पीछे हो और तुम यहाँ तक भी आ चुकी हो, तो चलो जल्दी से बाहर निकल, अब तुम्हें और ज्यादा छुपने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ ही गावुल जो होती है उसके सामने एंट्री मारती है। तो हमारा जूसियोंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मास्क पहनोगी तो मैं यहाँ पर समझ नहीं पाऊंगा कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहले पहचान लिया था, तुम गावुल हो, अब जल्दी से अपने इस मास्क को उतार दो। और इसी के साथ ही गावुल से कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा पीछा कर रही थी, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं गावुल हूँ। तो हमारा जूसियोंग उसे कहता है कि तुम्हारी आंखों को देखकर मैंने पहचान लिया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त घर पर होना चाहिए था, ना कि मास्क पहनकर जहां पर मेरे पीछे होना चाहिए था। अब ये मत कहना कि तुम एक असैसिन हो, जैसे यहाँ पर फर्स्ट ब्रदर डायूक ने मुझे मारने के लिए भेजा है। तो मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था, जब हम लोग घर से निकले तो उसी वक्त तुम हमारा पीछा कर रही थी, मुझे उसी वक्त पता था। तो उसी के साथ ही गावुल से कह दिया, मुझे एक बात तो बताओ कि तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से देखकर सरप्राइज क्यों नहीं हुए, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरानी होनी चाहिए थी कि तुम्हारी एक नौकरानी यहाँ पर असैसिन बनकर तुम्हारा पीछा कर रही है। तो हमारा जूसियोंग से कहता है कि मुझे शुरुआत से इस बारे में आइडिया हो गया था, मुझे पता था कि एक नौकरानी जो है उसके पाँव इतने डेलिकेट बिल्कुल भी नहीं होते जिस तरह से तुम यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को छुपाने की कोशिश करती रही हो, क्योंकि तुम एक नौकरानी का रोल जो थी वो अच्छे से
कर रही थी, लेकिन साथ ही तुम यहाँ पर हिचकिचा रही थी और अपनी पावर्स को छुपा रही थी, जिसकी वजह से मुझे एक आइडिया तो हो ही गया था कि तुम यहाँ पर हमारे घर के अंदर एक असैसिन बनाकर भेजी गई, यानी कि असैसिन को नौकरानी बनाकर भेजा गया है। काबुल उसे कहते हैं कि मुझे इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरानी हुई कि तुम्हें पहले से इस बारे में आइडिया था। तुम्हारा यूसियोंग उसे कहता है कि हाँ, मुझे पहले से इस बारे में आइडिया था। तुम्हारा यूसियोंग उसे कहता है लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि जब से मैं छोटा था तब से तुम हमारे साथ हो, फिर यहाँ पर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तो इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि फोर्थ जंग मास्टर, तुमने यहाँ पर इस बात को सही गैस किया है कि मैं शुरुआत से एक असैसिन थी और मैं कोई ऐसी वैसी असैसिन नहीं हूँ, बल्कि मैं हीवनली असैसिन सेक्टर से हूँ। तो ये बात सुनते ही हमारा सियोंग जो होता है और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या वाकई में काबुल हीवनली एसोसिएशन से है, हीवनली असैसिन एसोसिएशन से है। वो लोग तो बहुत ही पावरफुल असैसिन का एक ग्रुप है। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि वहां पर उनके मास्टर का नाम सालवांग है। सालवांग एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है जो कि यहाँ पर म्यूरियम के टॉप 10 मास्टर्स में उसका नाम आता है। काबुल उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि हीवनली असैसिन एसोसिएशन जो है, जहाँ पर हमारी इस म्यूरियम के अंदर 3 टॉप ग्रेड के सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स में से एक हमारा हीवनली एसोसिएशन सेक्टर भी है। मैं एक फर्स्ट क्लास की असैसिन भी हूँ, यानी कि मैं किसी भी मिशन को यहाँ पर पूरा करने के लिए निकलूँ तो उस मिशन को पूरा करके ही आती हूँ, और अगर मैंने यहाँ पर अपना माइंड बना लिया तो तुम मेरे हाथ से बच नहीं पाओगे। तो इसी के साथ ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ती है और कहती है कि अगर यहाँ पर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो मैं यहीं पर तुम्हें मार सकती हूँ। तुम्हारा यूसियोंग उसे कहता है तो मैं यहाँ पर कैसे जानूंगा जबकि तुम यहाँ पर ट्राई करके देखो अगर तुम यहाँ पर मुझे मार पाती हो या नहीं। तो काबुल उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मार सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ। अगर तुम यहाँ पर फैमिली हेड की पोजीशन से गिव अप कर देती हो, अगर तुम सक्सेसर कंपटीशन में हिस्सा लेने से अपना नाम वापस ले लेती हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। तो इसी के साथ ही हमारा यूसियोंग उसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें वाकई में यहाँ पर डायुक नहीं भेजा है, उसने तुम्हें यहाँ पर ये कहने के लिए कहा होगा। लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल पीछे नहीं हट सकता, मैं इस बार के सक्सेसर कंपटीशन में हिस्सा लेकर रहूंगा। और जब वो इसे इतना कहता है तो इसी के साथ ही काबुल बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे यहाँ पर तुम्हें मारना ही होगा। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा यूसियोंग यहाँ पर काबुल से कैसे फाइट करेगा और इसे कैसे हराएगा।